साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे प्राचीन काल के व्यवस्था या दशा दिशा से अवगत कराते हुए मध्यकाल में ले आते हैं। शुरुआती दौर में मनुष्य पशुवत जीवन जीता था। आखेट करके जानवरों को भूनकर और उसे खाता था। फिर धीरे धीरे उसने पशुपालन शुरू किया। पशुपालन के दौरान वो गाय भैंस बैल भेड़ बकरी जो कुछ भी थी उसके पास उसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जहां उसे चारागाह मिलता था वहां लेकर के जाते थे। इस तरह उसने कुछ दिन तक अपना जीवन व्यतीत किया। फिर उन्होंने खेती करना शुरू किया, फिर अन्न उपजाना शुरू किया। एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा टाइम है, इसे हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। फिर गांव बसने लगे और खेती एक व्यवस्थित तरीके से होने लगा। पशुपालन भी एक व्यवस्थित तरीके से होने लगा और थोड़ा बहुत व्यावसायिक भी हो गया। एक चीज का एक सामान हम देते हैं, उसके बदले तो तुमसे दूसरा सामान लेते हैं। इस तरह की स्थिति चलती रही। कोई किसी तरह के ये रुपए पैसे की नोट या इस तरह का कोई प्रचलन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो सामान के बदले ही आदान प्रदान करके जो है एक जीवन यापन चलता रहा। फिर गांवों के बाद छोटे छोटे कस्बे बनने लगे। आवश्यकता की वस्तुएं जो है इकट्ठी होने लगी और फिर गणराज्य बनने लगे। गणराज्य में गण हुआ करते थे, मतलब सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे। कोई एक राजा या कोई किसी एक आदमी का नियम नहीं चलता था, बल्कि सामूहिक निर्णय होते थे। उन्हें गण कहते थे और सामूहिक निर्णय के आधार पर कामकाज निपटाए जाते थे। बहुत सारी चीजें इस बीच में परिवर्तित हुई। ब्राह्मण यज्ञ करते थे, उसमें जानवरों को भून के खाते थे, ये एक अलग कहानी है। अब उसके बाद 6ठी शताब्दी में बुद्ध और महावीर स्वामी का उदय हुआ और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई। दोनों हिंसा के विरुद्ध थे। जो गाय भैंसे भून के खाई जाती थी यज्ञों में, उसके विरोध में ये लोग खड़े हुए और वो बंद भी हुआ। इन्होंने किसी ईश्वर की और किसी ढोंग पाखंड आडंबर की कल्पना नहीं की, उसे समाप्त किया और सच्चाई और सत्य और अहिंसा के आधार पर जीवन यापन करने की सलाह दिया गया, जिससे समाज में काफी परिवर्तन आया। उससे पहले जब आर्यों का जमाना था तो आपको बताते चले कि आर्यों के जमाने में धीरे धीरे लोगों के एक तरह से परिवर्तन हुआ। कुछ लोग धर्म की तरफ मुड़े, जिन्हें तापस और परिव्राजक कहा गया। तापस जो है वो जंगलों में रह करके धर्म के बारे में सोचते थे, करते थे। एक कैसे इसे वो किया जाएगा, मतलब जीवन में कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। परिव्राजक जो है वो घूमते रहते थे। बरसात के दिनों को छोड़ करके वो एक जगह 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। अब बाद में चल के परिव्राजक और तापसियों के बहुत सारे ब्रांच हो गए और बहुत सारे शाखाएं हो गई और काफी सभा होती थी और लोग आपस में बैठ करके वाद विवाद करते थे। कुछ ग्रंथों की रचना हुई, कुछ वेदों की रचना हुई, कुछ मतलब इसी तरह की एक्टिविटी होती रही।
तापस और परिव्राजक अनेक हिस्सों में बट गए। फिर बताया हमने कि बौद्ध धर्म आया या बुद्ध का समय आया और जैन मुनि का समय आया। तो बुद्ध ने हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई और ढोंग पाखंड आडंबर के खिलाफ आवाज उठाई। जैन मुनि ने भी ऐसा किया। और बुद्ध के जमाने में जो समाज की संरचना थी वो ब्राह्मण और श्रमण समाज की रचना थी। ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे और पहले से ही चले आ रहे थे, और श्रमण बाकी लोगों को उन्होंने श्रमण कहा। श्रमण जो श्रम करके और अपना जीवन यापन करते थे, या वो उनकी सोच में श्रम था, इसलिए उनको श्रमण कहा गया। तो ब्राह्मण और श्रमण का समय आया। और ब्राह्मण के जो थे वो ब्राह्मण बुद्ध के जमाने में ब्राह्मणों का जो ढोंग पाखंड आडंबर था वो कम हो गया। उसी से वो उनकी आय होती थी, उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे, वो बहुत कम हो गया और श्रमण की प्रधानता हो गई। श्रमण वो थे जो काम करते थे, श्रम करते थे, जिसकी वजह से वास्तविक अर्थव्यवस्था चलती थी। ब्राह्मण की वजह से वास्तविक अर्थव्यवस्था नहीं थी, वो तो एक तो पैरासाइट की तरह से थे कि जो श्रमण की संस्कृति थी, जो काम करने की कला थी, उसी पर आधारित थे, और वो एक तरह से पैरासाइट थे। फिर बाद में जब अशोक आए तो अशोक ने बौद्ध धर्म का अनेक देशों में प्रचार प्रसार किया और बौद्ध संस्कृति बहुत पुष्ट हुई और बौद्धों का काफी जो है प्रचार प्रसार हुआ, देश में भी और विदेश में भी। आज भी बहुत सारे देश जो है वो बौद्धिस्ट हैं। भले भारत में बौद्ध धर्म खत्म हो गया हो, लेकिन बहुत सारे बौद्धिस्ट हैं। कोरिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इवन मलेशिया, श्रीलंका, चाइना, जापान, बहुत सारे देश हैं जहां बौद्ध धर्म जो है पनपा, पला और बढ़ा। ये अशोक के समय में हुआ और उस समय एक संस्कृति आई, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो पहले अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय थी, उसकी जगह पर बहुजन हिताय एंड बहुजन सुखाय वाला फार्मूला आया और इससे देश में काफी कुछ उन्नति हुई। अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। एक गणराज्य जो है, फिर उसके बाद पुष्यशुंग की प्रतिक्रांति हुई। उसने बहुत सारे बौद्धों, मौर्यों और राजा के कुल की हत्या करवाई और हत्या करवा करके उसकी नियत जो है षड्यंत्रकारी था वो, और षड्यंत्र करके उसने जो है इन सबकी हत्या करवा करके शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया और साकेत का नाम अयोध्या बदल करके वहाँ पर अपनी राजधानी बनाया और वहाँ और फिर ढोंग पाखंड आडंबर का खेल पुनः शुरू हो गया और बड़े पैमाने पर हुआ, जो अंततः इस देश की गुलामी में परिवर्तित हुआ। धीरे धीरे इस देश के टुकड़े हुए और जो गणराज्य थे, मुख्य गणराज्य जो बौद्ध काल में थे, वो शाक्य, कोलीय, बज्जी, विदेह, यौधेय, ये गणराज्य जो है समाप्त हो चुके थे और इनके लोग जो है धीरे धीरे अन्य जगहों में, राजस्थान देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर गए और पलायन करके वहाँ जो है अपने संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तरी भारत में
और दक्षिणी भारत में मूलतः अलग अलग संस्कृति है। अलग अलग संस्कृति यूं है कि उत्तरी भारत जो है हमेशा उबलता रहा है, यहाँ क्रूरता होती रही है, यहाँ अत्याचार होते रहे हैं और इस इलाके का पतन होता रहा है और इस इलाके में उन्नति के सारे रास्ते बंद हैं। वर्तमान में भी ये इलाका जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बिहार भी छोटा नहीं है, झारखंड आदिवासी इलाका है, वहाँ भी स्थिति जो है ऐसी ही है और इस तरह से मध्य प्रदेश भी उसकी चपेट में है। तो इस तरह से ये इलाके पिछड़ गए और यहाँ संस्कृतियों का आपस में द्वंद्व भी हो रहा है और द्वंद्व होता रहा। तो कहीं कोई पॉजिटिविटी नहीं है उत्तरी भारत में, जिसकी वजह से उत्तरी भारत जो है पिछड़ने के साथ ही साथ अशांत भी है। लेकिन वहीं दक्षिणी भारत जो है उन्नति करने के साथ साथ शांत भी है, अपेक्षाकृत। तो ये वर्तमान स्थिति है। इसी तरह की पूरे भारत की स्थिति थी और आज की स्थिति में मेरी समझ से उत्तरी भारत में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अच्छे शासकों की आवश्यकता है जो पॉजिटिव सोच रखते हों। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इस इलाके की जनता जो है ये ढोंग पाखंड आडंबर में बुरी तरह फंसी हुई है और उसका विद्रूप रूप उनके पास है और उनके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं है जो कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था। आज वो सबसे पिछड़ा है और धर्म के चंगुल में है और वो धर्म जो ढोंग पाखंड आडंबर की शिक्षा देता है उसके चंगुल में है और धीरे धीरे ये पिछड़ता ही जा रहा है। इसलिए इसके उन्नति के लिए शासक का और किसी सामाजिक संस्था का योगदान लेना बहुत आवश्यक है। सरकार भी इसके लिए काम करे, जनता भी काम करे और सामाजिक संस्थाएं भी काम करें, तब इस इलाके के रहने वाले लोगों को सुकून भी मिलेगा और बाकी सारी चीजें भी मिलेंगी। अन्यथा ये पिछड़ता जाएगा और इसका पतन तो हो ही चुका है, अब वो सुधरेगा भी नहीं। तो इसके लिए जनता को भी आवाज उठानी चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए। जनता के पास बहुत बड़ा हथियार है वोट का। सही शासक का चुनाव करें, सही लोगों का चुनाव करें। इस इलाके में अपराध भी बहुत है, बाहुबली बहुत है, जिसकी हंसी जो है दक्षिणी भारत में बहुत होती है, इवन दिल्ली में होती है, महाराष्ट्र में होती है। तो यहाँ के लोग बाहुबली वाला दिमाग खत्म करें और बहुत सारी बुराइयां हैं उनको खत्म करें, वो सब आप जानते हैं, और खत्म करके इस इलाके की उन्नति के लिए कार्य किया जाए तो बेहतर होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय बुद्ध, जय संविधान।